नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 पढ़ी थी और उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो सही कहा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, हिंदी में कहे तो पूरक और संपूरक कोणों को पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपके कमेंट जो बच्चों आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बार आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। आज बच्चों हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे और बच्चों सीधे एक्सरसाइज में हम नहीं जाते क्योंकि मेरे चैनल का नाम है टॉक टू मैथ। सबसे पहले इसमें यूज होने वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आराम से सीखेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो 5.2 में बच्चों अब क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, तो अगर मोटे तौर पर कहें तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और उनके बीच में बनने वाले जो एंगल्स, यानी समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में बनने वाले कोण, उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले बच्चों समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन से शुरुआत ना करते हुए मैं शुरुआत करूंगा, आपको बताऊंगा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब लंबवत रेखा। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन है एल, ये लाइन है बच्चों, देखिए ना इधर इसका एंड है ना इधर है। और एक दूसरी लाइन है ये एम, ना इसका इधर एंड है ना इधर एंड है, ये भी एक लाइन है। और मैंने क्या बताया था बच्चों कि लाइन का नाम कैसे रखते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से। तो इसका नाम मैंने एल रख दिया और इसका नाम एम रख दिया। ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर लाइन कब कहलाएंगी, अगर इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इन रेखाओं को कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा। अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट। तो एक बिंदु से एक लंब रेखा, मान लीजिए बच्चों ये कोई बिंदु है तो बिंदु का नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं कैपिटल ए, और ये एक लाइन है, लाइन का नाम स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो ये स्मॉल है। अब इस बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बस सीधे यही है कि एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से होकर जाए और जो ये लाइन एल है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर हम इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो दी गई लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना दे, 90 अंश का कोण बना दे, तो जो ये नई रेखा आई है, मान लो ये इस नई रेखा का नाम है एम, तो ये एम रेखा एल पर लंब कहलाएगी और इसे डिनोट करेंगे एल परपेंडिकुलर टू एम। अब बच्चों हम सीखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन। दिए गए बिंदु से दी गई रेखा पर एक लंबवत दूरी। तो दिया गया बिंदु ए है और ये लाइन कौन सी दे रखी है, एल। अब हमें ए से एल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले ही अभी हमने सीखा था, ए से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो एल पर परपेंडिकुलर हो, यानी एल पर क्या 90 डिग्री एंगल बनाए। मान लीजिए ये लाइन क्या है, एम। अब ये वाली लाइन लाइन एल को मान लीजिए किस पॉइंट पे काटती है, पॉइंट बी पे। इसे बी तक की दूरी है ए बी, इसे ही हम कहेंगे ए से एल के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू लाइन एल। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्या होती है बच्चों, यहाँ एक लाइन एम है और ये दूसरी लाइन एल है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ए पर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रतिच्छेद करना, और प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है बच्चों, काटना। तो ये दोनों लाइनें बिंदु ए पर मीट होती है या बिंदु ए पर एक दूसरे को काटती है, तो इन दोनों लाइनों को क्या कहेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा है। जब दो लाइन एक दूसरे को काट दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चलिए बच्चों बताइए आप, जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। तो अभी तो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है ये कहीं नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं नहीं काट रही। चलिए सोचिए, देखिए मैंने क्या बताया था कि लाइन का कोई एंड नहीं होता, तो इस लाइन को कितनी भी दूर तक हम ले जा सकते हैं और एरो लगा सकते हैं। इसी तरीके से इस लाइन का भी कोई भी एंड नहीं है, हमने यहाँ एंड कर दिया था लेकिन इसका एंड नहीं है, इसको भी आप कितना भी आगे बढ़ाते जाइए और यहाँ एरो लगा दीजिए। देखिए जहां पहले ये नॉन इंटरसेक्टिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब देखिए क्या ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम सीखेंगे कि कब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और कब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लाइन एल है और एम है, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पर, माने काट रही है पॉइंट ए पर। तो ये क्यों काट रही है जरा देखिए, जैसे लाइन एल पर कोई पॉइंट ले लीजिए और इससे लाइन एम पर, अभी मैंने सिखाया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और ये इस पॉइंट से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए। इस पर कोई दूसरा पॉइंट देख लीजिए और उससे लाइन एल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। कोई और पॉइंट ले लीजिए और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, यानी लंब डाल दीजिए और लंबवत दूरी निकाल दीजिए। तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट यूज करे हैं, यहाँ पर आप इनको कह सकते हैं बी सी डी, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए लाइन एम की। तो आप क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये लंबवत दूरी है ये कम होती जा रही है। तो जब लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होती जाए तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, एक दूसरे को काट देती है, यानी दो लाइनों के बीच की लंबवत दूरी अगर कम होती जाए तो वो लाइनें एक दूसरे को काट देंगी और वो क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा है। इस केस में भी देखिए, ये भी आपको काटते हुए नहीं दिख रही। चलिए यहाँ से इस लाइन पर हम लंबवत दूरी निकालते हैं, खींचते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, किसी और दूसरे पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है और यहाँ ये कम हो गई है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में अलग अलग पॉइंटों से सेम नहीं है, तो ये लाइनें आगे बढ़कर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। बच्चों एक लाइन यहाँ पर एल है और दूसरी लाइन एम है, ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो जब लाइनें इंटरसेक्टिंग ना हो तो ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, और हिंदी में कहें तो समांतर रेखा है। यानी वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें, कहीं पर भी ना मिले, तो ऐसी लाइनों को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। यहाँ लाइन एल और ये एम, तो देखिए बच्चों एल का हमने एंड कर दिया यहाँ पर। अब एल को कितना भी आगे बढ़ाते जाइए और एम को कितना भी आगे बढ़ाते जाइए, तो आप देखेंगे लाइन एल और लाइन एल कभी भी लाइन एल को मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर लाइन एल क्या है, पैरेलल टू लाइन एम। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, एल लिख दिया और दो सीधे डंडे लगा दिए, ये पैरेलल का साइन होता है। और एम पढ़ेंगे कैसे, लाइन एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ एक बात और भी नोट करने की बच्चों है जो मैंने अभी आपको सिखाई थी। लाइन एल पर किसी भी पॉइंट से यहाँ पर एम पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए, दूसरे पॉइंट से डाल दीजिए, तीसरे पॉइंट से डाल दीजिए। तो लाइन एल के किसी भी पॉइंट से अगर लाइन एम पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा, ये लंबवत दूरी हर जगह बराबर होगी। यानी एल पैरेलल टू एम कब होगा, जब इन दोनों लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर हमेशा क्या हो, इक्वल हो। आपने बच्चों ट्रेन की पटरियां देखी होंगी, तो ये ट्रेन की पटरियां, मान लीजिए ये एक लाइन एल को डिनोट करती है और ये दूसरी पटरी ये लाइन एम को डिनोट करती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनके बीच की दूरी, यहाँ पर बीच में जो है, यहाँ पर लकड़ी की वो लगे रहते हैं पट्टे से, तो ये हमेशा बराबर लेंथ के होते हैं। जो ये क्या बताता है कि ये एल और एम के बीच की दूरी सब जगह समान है। बीच की दूरी मतलब लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए ये जो एल है और एम है, तो यहाँ पर हमेशा ही लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम होती है, यानी ये पटरी इस पटरी के क्या होगी, पैरेलल, समांतर होगी। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, वो क्या होती है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में कहें तो यदि एक रेखा दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो यह रेखा कहलाती है तिर्यक रेखा। चलिए समझते हैं बच्चों, यहाँ पर एक रेखा एल है और एक रेखा एम है। चलिए बच्चों एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी, और ये कैसी लाइन है, जो लाइन एल को भी इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन एम को भी इंटरसेक्ट कर रही है। यानी लाइन एल को भी काट रही है और लाइन एम को भी काट रही है, और अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। इसको मान लीजिए यहाँ बिंदु ए पर काट रही है, इसको बी पर काट रही है। तो ये लाइन इन दोनों ही लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे बच्चों, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। और डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन का मैं पहला लेटर क्या है, टी, तो इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। जब भी कोई रेखा एक से ज्यादा रेखाओं को काट दे
तो उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। बच्चों इस पिक्चर में क्या है, ये लाइन एल है, ये एम है, ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इस लाइन टी ने इन दोनों ही को, एल को भी और एम को भी इंटरसेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दो बिंदुओं पर नहीं काटा, बल्कि एक ही पॉइंट पर इन दोनों लाइनों को काट रही है। तो इस केस में ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी, बल्कि एल एम और टी ये तीनों क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बच्चों आपके लिए देखिए बच्चों, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। इस तीसरी रेखा ने एल को भी और एम को भी काट दिया, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, सही कहा, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। यानी यहाँ तिर्यक रेखा कौन सी है बच्चों, ये वाली लाइन। अब देखिए बच्चों, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन ने लाइन एल और एम को काटा, इंटरसेक्ट किया, तो कितने एंगल बन गए, जरा नोट कीजिए, मेरे साथ गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा बच्चों कितने एंगल बन गए, सही कहा, 8 एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों देखिए जरा, जो ये एंगल है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है, देखिए ये लाइन एल और एम के अंदर बन रहे हैं, मतलब इंटीरियर में बन रहे हैं। तो इन एंगल्स का नाम क्या होता है बच्चों, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। और दूसरी तरफ जो ये एंगल 1 2 और एंगल 7 8, ये क्या है, इन लाइनों के एल और एम के बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो बाहर का मतलब क्या बच्चों होता है, एक्सटीरियर। तो यानी एंगल 1 2 7 और एंगल 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसने एल और एम लाइन को काटा और कितने एंगल बन गए, 8। हमें कौन से एंगल देखने हैं, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। ऐसे समझ लीजिए ये एक रोड है, इस रोड के एक तरफ के जो कोण है हमें वो बताने हैं। तो देखिए कौन कौन से, एंगल 1 कोमा एंगल 4 कोमा एंगल 5 कोमा एंगल 7, ये इस तिर्यक रेखा के एक तरफ के एंगल है। इसी तरह तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ के एंगल, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 8। अब बच्चों हमने देखा एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7 ये एक तरफ के एंगल है। इनमें ये देखिए एंगल 4 और 5 ये कैसे एंगल है, इंटीरियर यानी अंतःकोण, ये कहलाएंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण। उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 7 ये क्या है, ये बाह्य कोण है, इन्हें हम कहेंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। अब इधर की तरफ आते हैं, इसकी दूसरी साइड में एंगल 3 और एंगल 6 ये एक ही तरफ के अंतःकोण है, और एंगल 2 और एंगल 8 ये एक ही तरफ के बाह्य कोण है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण योग, कोणों के संगत कोण ढूंढना। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये एंगल 1 है, तो इसका संगत कोण इसी डायरेक्शन में, इसी तरफ एक कोण छोड़कर अगला कोण होगा। तो एंगल 1 का संगत कोण किसके कोण होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5। इसी तरीके से एंगल 4 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसी तरफ एक एंगल छोड़ के अगला, तो एंगल 4 और एंगल 7 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा लेफ्ट साइड के। अगर हम राइट साइड की बात करें, तो जैसे एंगल 2 है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण कैसा मिलेगा, हमें ध्यान ये रखना है कि इस रोड को क्रॉस नहीं करना, हमें इसी रोड पर यहीं पर इसी दिशा में चलना है। जैसे 2 है, 2 से अगला आया 3, इसे आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो अगला क्या आ गया 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये कैसे है, कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से एंगल 3, एक इसके अगला कोण कौन सा है, 6, इसको स्किप कर दीजिए, तो उसके बाद कौन सा आया 8, एंगल 3 एंड एंगल 8 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं संगत कोण योग में। फिर समझ लीजिए किसी कोण का संगत कोण कैसे मिलेगा, उसका संगत कोण का जोड़ा, जैसे 1 का तो अगला 4 छोड़ दीजिए, जो भी आया 5, 4 का 5 छोड़ दीजिए 7, इधर आ जाइए, 2 का 3 छोड़ दीजिए 6, 3 का 6 छोड़ दीजिए
8। बस आपको ये याद रखना है, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसी डायरेक्शन में होते हैं, एक ही तरफ के कोणों में होते हैं, आपको दूसरी तरफ नहीं जाना। यानी ये जीटी रोड है, आपको इस जीटी रोड को क्रॉस नहीं करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल, हिंदी में कहे तो एकांतर कोण। ये दो तरह के होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट यानी अंधा एकांतर कोण, और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट बाह्य एकांतर कोण। क्या होते हैं जरा समझिए। अभी जब हमने संगत कोण पढ़े थे तो मैंने क्या बताया था कि आपको इस रोड को क्रॉस नहीं करना, उसी डायरेक्शन में एक छोड़ के अगला। लेकिन अगर अल्टरनेट एंगल आपको ढूंढना है तो आपको ध्यान करना है, अल्टरनेट यानी आपको सड़क क्रॉस करनी है, दूसरी सड़क पे जाना है, दूसरी डायरेक्शन में जाना है। कैसे जाना है देखिए। अब हम बात करते हैं इंटीरियर अल्टरनेट यानी अंतः एकांतर कोण। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल देख लीजिए। इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण कौन कौन से हैं, मैंने बताया था 3, 4, 5, 6। ये लाइन एल और एम के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इंटीरियर एंगल अंतः कोण। चलिए कोई एक अंतः कोण देख लेते हैं, जैसे एंगल 6 है, तो इसका एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल कहाँ मिलेगा। तो आपको इस बार रोड क्रॉस करनी है और बिल्कुल सामने देखना है। तो इस रोड को क्रॉस करके सामने आपको क्या मिला, 4, क्रॉस डायरेक्शन में। तो 6 के सामने वाला अंतः कोण कौन सा है, 4, यानी एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। इसी तरीके से 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अंतः एकांतर कोण है। अब आते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। देखिए जैसे एंगल 1, एल और एम, जैसे 1, 2 और 7 और 8, ये लाइन एल और एम के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल जैसे 1 का अल्टरनेट कहाँ मिलेगा, बिल्कुल इसके सामने देखिए, दूसरी तरफ लाइन में कौन सा एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, सामने 6 और 7 आ रहे हैं, लेकिन 6 तो इंटीरियर है और ये कैसा है, एक्सटीरियर। तो इसके सामने वाला एक्सटीरियर कौन सा हुआ, 7, यानी एंगल 1 एंड एंगल 7, ये क्या है, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट, बाह्य एकांतर कोण। इसी तरह 2 का बाह्य एकांतर कोण का जोड़ा किससे बनेगा, पेयर किससे बनेगा, कोण 8 से। यानी ये इसके एक बाह्य एकांतर है और ये इसके बाह्य एकांतर है। यानी एक का एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल 7 है और 2 का क्या है, 8। अब बच्चों आप समझ गए होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण में क्या करते हैं, हम लाइन क्रॉस नहीं करते, हमें जीटी रोड की एक ही तरफ रहना है, और किसी एंगल का अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, संगत चाहिए, तो एक छोड़ के अगला। जबकि अगर हमें अल्टरनेट एंगल ढूंढना है तो कैसे ढूंढे, जैसे जैसे 6 का अल्टरनेट, तो हम देखेंगे 6 इंटीरियर है एक्सटीरियर, ये इंटीरियर है, तो इसके सामने आपको क्रॉस कर देना है इस बार रोड को, सामने वाला इंटीरियर एंगल कौन सा है, 4, तो 6 का 4 और 5 का 3, ये हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट, अंतः एकांतर कोण। जबकि एक्सटीरियर अल्टरनेट कैसे मिलेगा, इंटीरियर एंगल को हमने छिपा लिया, जैसे 1 के सामने वाला रोड क्रॉस करके अल्टरनेट क्या मिल रहा है, 7, 2 के सामने वाला रोड क्रॉस करके अल्टरनेट क्या मिल रहा है, 8, यानी 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट 7 और 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट 8, एक का बाह्य एकांतर कोण 7 और 2 का बाह्य एकांतर कोण 8 है। अब बच्चों हम एक थ्योरम यानी नियम को पढ़ेंगे। नियम क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल है, मान लीजिए टी है, जिन लाइनों को काट रही है, जैसे यहाँ एल और एम है, तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो क्या हो जाएगा, ऑल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा, ऑल पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा क्या है, वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। याद कर लीजिए हिंदी में, सभी संगत कोण के युग्म बराबर होंगे। नंबर 2, सभी एकांतर कोणों के युग्म बराबर होंगे। और तीसरा, एक ही ओर के अंतः कोण समपूरक होंगे। आइए समझते हैं। तो T इज ए ट्रांसवर्सल एंड L पैरेलल टू M, मतलब क्या है, T एक तिर्यक रेखा है, क्यों, क्योंकि इसने L को भी काट दिया और M को भी काट दिया। और क्या है, L पैरेलल टू M, यानी ये जो रेखा L है और M ये समांतर है, इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा एक जैसी है। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। तो क्या होगा बच्चों, थ्योरम जो नियम बताया था वो क्या कह रहा है कि सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे इस केस में। लेकिन किस केस में, जब L पैरेलल टू M है, तो क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल हो जाएंगे। यानी 1
इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जल्दी ढूंढिए, एक छोड़ के अगला उसी लाइन में 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 4, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग छोड़ देखिए इसी लाइन में, इसी जीटी रोड पर एक छोड़ के अगला, तो ये हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं, यहाँ दूसरी तरफ कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढते हैं 2 का, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल टू एंगल, एक छोड़ के अगला, एंगल 7 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर L पैरेलल टू M है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर L पैरेलल टू M नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे। दूसरा चलिए, जितने भी एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, वो इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंदर देखते हैं, अंदर वाले कोणों का अल्टरनेट, एंगल 4 इसका अल्टरनेट इसके बिल्कुल सामने अंदर वाला कोण एंगल 6, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। ये इंटीरियर एंगल है, इसके सामने वाला इंटीरियर एंगल कौन सा है, 5, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इंटीरियर को छिपा लीजिए, एक्सटीरियर एंगल देखिए, एंगल 1 इसका एक्सटीरियर एंगल, आपको जीटी रोड क्रॉस कर देनी है और बिल्कुल सामने एक्सटीरियर एंगल देखना है 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। और 2, एंगल 2 इसके बिल्कुल सामने वाला रोड क्रॉस करके एंगल कौन सा है, 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ये इंटीरियर अल्टरनेट है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे जब L पैरेलल टू M है, यानी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काट रही है। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था, एक ही ओर के अंतःकोण, तो देख लीजिए बच्चों, एक तरफ के अंतःकोण कौन से हैं, 4 और 5, वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक। संपूरक कब होते हैं, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये दूसरी तरफ के इंटीरियर एंगल है जो एक साइड में है, और ये भी इसी नियम से क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, यानी इनका जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने कितनी आसानी से जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सीख लिए, ऑल्टरनेट एंगल सीख लिए, और हमने उनकी प्रॉपर्टी समझ ली कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाओं को काटे तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, सारे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, और एक ही ओर के इंटीरियर एंगल वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज में इन नियमों का यूज करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जल्दी हम जो है एक्सरसाइज 5.2 के सोल्यूशन के ऊपर एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।